क्लास स्टार्ट करता है अभी? ओके, तो ये सेकंड लेक्चर है ईएम वेव्स का। मैंने लास्ट लेक्चर क्योंकि एसी डिस्कशन भी किया था, तो उसके चक्कर में क्या था, हमने पूरा वो अपने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो थोड़ा बहुत हमारा मतलब कम टाइम रहा था ईएम वेव्स के लिए, तो इसलिए आज इसे लेक्चर 2 बोल दो या लेक्चर 1 बोल दो, व्हाटएवर यू नो, हम इसको आज अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया आपको आज मजा आएगा इस क्लास में। थियोरेटिकल है बट ठीक है, वी विल एंजॉय दिस चैप्टर। ठीक है, जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या देखा ईएम वेव्स में, है ना, एक क्विक रिकैप ले लेंगे फटाफट से 2-3 बातों का। फिर हम मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और लास्ट में मैक्सवेल्स इक्वेशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम मैक्सवेल्स इक्वेशन ना तो नीट के सिलेबस में ना जेईई के सिलेबस में, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट, बट मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन आपको इसलिए कराना चाहती हूँ क्योंकि वो 4 इक्वेशन सबसे नाइसेस्ट वे है कि आप पूरा अपना अब तक का सब कुछ रिवाइज कर लो, है ना, जो भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटोस्टैट्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, व्हाटएवर द थिंग इज, आप पूरा इन 4 इक्वेशन से रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, कर लेना फिर। yes. वो मैक्सवेल की चारों इक्वेशन मतलब जो लिखी हुई है, एक तो एक इंड्यूस एमएफ के लिए, हाँ वो सारी जो भी उन्होंने इक्वेशंस दिए वो। उसके पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आपको मेरे साथ फॉर्मूला शीट शेयर करनी है, विच इज बेसिकली कि आपका पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट 1-2 पन्नों में आ जाए, है ना, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ। तो मेरे पास कुछ ही बच्चों की आई है जिससे डिस्कस भी किया, 3-4 में क्या एक, अच्छा मेरे पास जैसे निगम ने भेजा था, मनीषा ने भेजा था, उन्होंने 1-2 पेज में ही कर दिया, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं वो कुछ किचपिच कर दी थी, बट ठीक है, अगर आप थोड़ा सा क्लियर बनाओगे तो 3 पेज में आ जाएगा, दैट वुड बी फाइन। अगर एक चैप्टर 3 पेज में आ पा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी जितने बच्चों की रह गई प्लीज भेजो, बिकॉज मैंने अब से एक शीट बना रखी है होमवर्क वाली या मेरे टास्क वाली, उसमें मैं मार्क करती हूँ कि किस बच्चे ने मेरा ये वाला काम किया ही नहीं करा, टास्क जनरेट हो गया है, अब टिक करना है मुझे। ठीक है, तो प्लीज। मैम ये भी है क्या? हाँ मतलब टास्क जनरेट भी है कुछ? हाँ, ये टास्क जनरेट हुआ है। अभी तक आपने कितने टास्क दे दिए? स्टार्ट करो, ठीक है मैम, तो मैंने तो भेजा भी आपको। 1 मिनट मैम, कितने दे दिए आपने टास्क? एक हुआ था वो पिछला वाला क्वेश्चंस वाला, क्वेश्चन करके भेजने थे क्या आपको? हाँ नहीं वो क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन से पहचान लिया कि किस बच्चे ने करा था, मैंने वो मार्क करके लिख भी दिया। तुम पूछोगे किसको किया तो मैं नहीं बताने वाली, बट ठीक है। मैं ये बता दो कौन से क्वेश्चन करने थे, एक तो वापस से करके भेज देंगे ना बेटा। हर एक शीट के एंड में होमवर्क क्वेश्चन का सेक्शन ऐड हो गया है, उसके अंदर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के देती हूँ 6-7 क्वेश्चन के, आपको वो सॉल्व करने होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कशन कर लेते हैं। थैंक्स साक्षी, मैंने भी आपको मैसेज किया। शीट जल्दी अपडेट कर दिया करो। शीट अच्छा नोट्स राइट मैम, कल वाले अपडेट नहीं करे आपने? कर दिए बच्चे, चेक तो कर लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रिकैप। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, एक स्टोरी सुनाई थी कि 1831 में माइकल फैराडे ने हमको लॉ दिए थे, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, राइट, जो हमने पढ़ा समझा, और एक चीज हमको समझ में आई, एक सेकंड, somebody is trying to get in। हाँ, तो जब हमने ये वाला लॉ देखा तो हमको इन लॉ से ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, तब हमको क्या मिलता है बेटा? मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस है, मतलब yes, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वी गॉट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इफ वी प्रोवाइड अ क्लोज्ड पाथ तो वी विल गेट इंड्यूस्ड करंट, राइट। इतनी बात थी, लेकिन हमने लास्ट क्लास में इसको एक स्टेप और जाके ठीक उन्हीं शब्दों में पढ़ा जो फैराडे ने अपने पेपर में लिखे थे। उन्होंने बोला था कि भाई जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वर्ड क्या था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड produces the electric field, राइट, ये बात थी। बाकी फिर हमने वो एक, आपको याद हो, एक कॉपर का मेटल वाला वो शेल लिया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया है तो आउटवर्ड वो लेंस लॉ के हिसाब से बनाना चाहेगा, है ना। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो कर रहा था, याद है या फिर से बनाऊं? यस मैम, एंटी क्लॉकवाइज। यस, वेरी गुड। इस तरीके का एक शेल था
हमने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड दिया था बढ़ता हुआ। अब एक बात बताओ, लेंज लॉ क्या कहेगा कि मैं करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो कराऊंगा कि इस चीज को कम करे। बढ़ता हुआ है तो कम करेगा, घटता हुआ है तो सपोर्ट करेगा। तो यानी कि फील्ड, हाँ, फील्ड आउटवर्ड बनेगा तो आप थंब को अपनी तरफ रखो और राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने मिलती है, राइट, इस तरीके से। Yes, ma'am. मैंने आपसे बोला था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट मूव करते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन सारी कहानियों के अलावा आप मुझे ये बताओ कि एक स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट पर है वो मूव कैसे करते है ना, वो मूव क्यों किया? ये वाला सिनेरियो मत बताओ, इसके अलावा कुछ और रीजन दो। तो उसका रीजन ये था, हाँ बोलो। मतलब आपने क्या बोला था, कौन सा वाला सिनेरियो नहीं बताना था? ये वाला फैराडे वाला। आप ये मत बताना ना कि ईएमएफ जनरेट हुआ तो इसकी वजह से वो मूव कर गया, ये वाली चीज मत बताओ। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज मतलब मेन थी जो मैंने बोली थी फ्लो में, ठीक है। यस। हाँ, तो सिचुएशन क्या थी? गुड इवनिंग अंशिका। सिचुएशन वाज लाइक दिस कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। अब वो मूव करने की वजह क्या थी? क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को सिर्फ घुमा सकता है, चला नहीं सकता, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है अगर वो चल रहा हो। रेस्ट में हो तो वो कुछ नहीं करेगा, है ना, ये हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी। तो यही चीज यहाँ पर भी होनी थी कि मैग्नेटिक फील्ड ने तो कुछ किया नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी मूव कर गया, फिर भी वो रेस्ट से मोशन में आ गया। किसने करा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ये टेंडेंसी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो फोर्स लगाता है। तो उसने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाई होगी, यानी कि यहाँ से हमने ये डॉट कनेक्ट किया कि बढ़ता हुआ या चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। ये सुन लो, बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. यस, तो Yes, ma'am. लेट्स मार्क दिस इलेक्ट्रॉन। अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है बच्चे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा गंदा बना, पहले से याद है, इसकी ऑपोजिट इस तरह से लग रहा होगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है नीचे की तरफ, इधर ऐसे मूव करना चाह रहा है तो इस पर ऐसे लगा हुआ है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, हाँ? ma'am. है ना, सही है, चलिए फाइन। अब पता है उस टाइम ना लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्योंकि मैं थोड़े नए नए फेसेस देखे तो मैं थोड़ा सा एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लोगों ने फिर एक क्वेश्चन पूछा, आपने ये बात हमें बता दी, फैक्ट है ये बात 1831 में भी लोगों के लिए, कि एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उन्होंने कहा थोड़ा वर्ड चेंज कर देते हैं, कैन सेकेंड कैन अ वेरिएबल magnetic sorry can a variable electric field produces the magnetic field? क्या ये कहानी हो सकती है? अब आपको पता है कि अपन Yes, इस sir. टाइम पे, हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम लोगों के लिए कहना आसान है क्योंकि हमने इतना फिजिक्स को देख लिया है, इतनी चीजें हमारे सामने हैं कि हम इजीली सिमेट्री वाला वो फिजिक्स का फैक्टर निकाल सकते हैं कि फिजिक्स इज अ सिमेट्रिकल सब्जेक्ट इन इट्स नेचर, राइट। फिजिक्स का नेचर बहुत सिमेट्रिकल है, तो ये चीज भी होगी। लेकिन 1831 में जब बहुत सारी चीजें, अभी भी क्वेश्चन मार्क था, बहुत सारी चीजें हुई नहीं, तो लोग क्या ये वाला सोल्यूशन निकालते हैं, क्या ये वाला कॉन्क्लूजन निकालते हैं? नहीं था लोगों के पास। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज हम नहीं मान सकते, ये चीज गलत है। उन्होंने सिंपली देखते ही नो बोल दिया इस चीज को। और रीजन क्या दिया कि हमने एम्पियर साहब के थ्रू पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने रीजन क्या दिया कि एम्पियर साहब कह के गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर ही इसका सोर्स होता है, ऐसा वो बोल के गए। अब बताओ, जब वो ऐसी बात बोल के गए और वो भी एम्पियर साहब जिन्होंने कितना कुछ यू नो एक्सप्लेन किया था, तो क्वेश्चन ये था कि भाई इनको कैसे अलग, मतलब इस बात को कैसे माने, है ना। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, इस बात को कहने को तैयार नहीं थे कि हो सकता है। एक सेकंड, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया।
ओके, सो द थिंग इज कि उन्होंने बोल दिया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर से ही कहानी पॉसिबल है, आप लोग क्या बोल रहे हो मुझको समझ नहीं आ रहा। फिर इसी टाइम मैक्सवेल साहब ने बोला कि ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना इसका आंसर यस है, लेकिन लोगों ने कहा ऐसे कैसे, प्रूव करके दिखाओ। तो इन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको आई गेस याद होगा कि ऐसा मैंने कुछ बनाया था, राइट। फिर एक हमने यस मैम, प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। यस, वेरी नाइस। कि अभी ये अनचार्ज है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमने क्या करा, डीक्यू चार्ज यहाँ से उठाया और इसको दे दिया, राइट। अब जिस डायरेक्शन में आपने डीक्यू चार्ज फ्लो कराया है, क्या होगा, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, है ना, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। और क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो उस हिसाब से कहानी हो गई जब आपने स्विच ऑन किया। चलो ये सब चीजें हमको समझ में आ रही थी। फिर इन्होंने ना सबसे बड़ा पॉइंट क्या देखा कि एक बार तो इन्होंने इस पॉइंट एक्स पर और एक बार इस पॉइंट वाई पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो कितनी है, किस डायरेक्शन में है, ये सब निकालने की कोशिश की। तो एक्स वाला तो हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर्स आपने अच्छे से पढ़ाया था कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उधर थंब रख लो, फिंगर्स को कर्ल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सरफेस से अंदर जाता हुआ मिल गया, एक लूप मिल गया, राइट। ठीक है, अब पता है सबसे ज्यादा हैरानी क्या हुई, हैरानी इस बात पे हुई कि वही डिफ्लेक्शन उनको वाई पॉइंट पर भी देखने मिला, उतना ही और उसी डायरेक्शन में। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये तो फ्री स्पेस है, यहाँ तो करंट है ही नहीं, आप तो सिर्फ इतनी बात जानते हो, फिर इस वाली ऑब्जर्वेशन को कैसे करें। तो लोग इतने मतलब मानते थे एम्पियर साहब को कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको ये चीज दिख रही है, इनेडन डिफ्लेक्ट होती दिख रही है, बट अभी भी यहाँ करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं क्यों है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाली कहानी तो नहीं, मतलब मानी ही नहीं कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं। ठीक है, तो अब मैक्सवेल परेशान कि भाई मैं तो सही होकर भी लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। यही सर वो एम्पियर गलत था उसमें। नहीं, हाँ एम्पियर की वाली बात मतलब गलत नहीं थी, बेसिकली उन्होंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था, खोज नहीं की उसने। हाँ उतना नहीं किया। तो अब इन्होंने क्या कहा कि लोग अगर करंट देखना चाह रहे हैं, करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट करेंगे, तो ठीक है हम करंट ही लाते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का नया करंट है जो जब फ्लो करता है जब आप एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दो। बेटा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सबको दिख रहा है ना भाई, आप धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो एक प्लेट को, धीरे धीरे दूसरी प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब वेरिएबिलिटी है उधर, राइट। अब उन्होंने बोला कि तुम इतनी बात अगर मान चुके हो, कोई कुछ कह रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर तुम इतनी बात मान चुके हो तो अब तुम ये मान सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है, बस खत्म सारी बात, है ना। और उन्होंने इस वाली बात का यस वाला आंसर प्रूव कर दिया था। ठीक है, इतनी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। सबको यहाँ तक डॉट्स कनेक्टेड है, सबकी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सी यू नीड टू रिप्लाई। हाँ ओके ओके, दीपक सर ओके, बाकी बताओ। आशीष सर, तुम, अजय, अमर, विशाल, फाइन, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन था कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आप इक्वल प्रूव कर पाओगे? तो हमने कहा था कि ओके, कंडक्शन करंट इज dq by dt, एम्पियर साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट को इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड से एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt दिया, है ना भाई। और किस, इनको तो पता था ना मैक्सवेल साहब को कि ये जो करंट आया है या ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो उन्होंने उसको एक्सप्रेशन में रखा और फिर यूनिट्स वगैरह साथ सेम करने के लिए एप्सिलॉन नॉट वगैरह चीजें आई होंगी जो भी है। तो कुल मिला के इन्होंने ये एक्सप्रेशन हमको दी। अब क्वेश्चन है कि जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉइंट पे एक्स और वाई पे सेम था तो क्या करंट भी सेम होगा?
तो यस करंट भी सेम होगा, और ये भी अपन लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे कि भाई आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, लेट्स से क्यू एनक्लोज किया है। अगर हमें इसका रेट निकालना हो तो 1 by epsilon naught तो बाहर आ जाएगा, इट वुड बी dq by dt। आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1 by epsilon naught dq by dt। फाइनली आई गेस आपको वाली एक्सप्रेशन दिख गई होगी कि id is equals to dq by dt which is equals to conduction current, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर आपको इंटरप्रेट करना है ना ये वाली चीज कि मैम आप तो कह रहे थे कि कंडक्शन करंट का ही डेफिनेशन है dq by dt, आप डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे लिख दिए? तो अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर बड़ा सिंपल है, आप dq by dt डिस्प्लेसमेंट करंट के रेफरेंस में ऐसे ले सकते हो कि वो जो dq चार्ज जब तोड़ तोड़ के लगा रहे हो ना, उसका रेट क्या है, उसको इधर से तोड़ के उधर लगाने का रेट क्या है, समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट तो मैम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो शायद, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन तोड़ तोड़ के नहीं लगाना। वो तो फिर जो अगर वो आपसे एक रेंज दे दे कि 0 से 2 सेकंड में कितना चार्ज आपने ऐड कर दिया एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, तब आप करोगे। फिलहाल मैं आपको dq by dt का फील दे रही हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट के रिस्पेक्ट में। ओके ओके Okay. बोलते रहो, तुम लोग तो बात हम करने के नहीं लिए है। फेमस हो गए। हाँ अरे मैम बस अभी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा चलो ये भी सही है। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। भाई सारी कहानी तो इसी चीज के लिए हुई थी ना कि एक सही एक्सप्रेशन करंट का आए जिन्होंने बोला था, तो उसके लिए आपके सामने अगर आपको याद हो तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, कोई बताना चाहेगा? फ्लक्स B डॉट dl is equal to mu naught I inside। मैम एक मतलब जो चार्ज होता है या फिर जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है एक मतलब एक Close। मतलब क्षेत्र में या फिर एक क्लोज पाथ सर्कमफेरेंस में। बिल्कुल, तो ये लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, ठीक है? जब आप वन डायमेंशनल की बात करते हो लाइन इंटीग्रल, तो बिल्कुल आपने सही बोला, ये होता है। लेकिन अब हमारे करंट का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अब आप करंट को इवेंचुअली ऐसे लिखने वाले, है ना? यस मैम। यस, आपके पास आप चाहो तो इस करंट को आई ही लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो IC इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पे हम आई प्राइम कर देते हैं, ठीक है? और इसको आप लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। आपके सामने ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर। मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है? मैम जो इसमें हमने वो आईडी करंट की वैल्यू रखी है उसमें dq by dt नहीं रख सकते? बेटा वो फिर हमने फ्लक्स निकालना सीखा था ना, वो वाली चीज है कि आप एनक्लोज चार्ज आपको कितना दे रखा है Q, तब वो रखो, अदरवाइज एक्सप्रेशन तो यही है। ठीक है, हमने प्रूव किया था फॉर दैट। ठीक, चलिए आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब ये वाली स्लाइड मेरी आप करवाओगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप बताओगे मुझे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। चेंज होने से प्रोड्यूस हो रही है। वेरी नाइस यशवीर। यशवीर ने बोला कि इट प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी नाइस। अब यशवीर के अलावा कोई मुझे सेकंड पॉइंट बताओ। साक्षी आप बताओगे बच्चे? मैम ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। नहीं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आया। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरी होने पर आया है ये। ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। मैम आप ईएम वेव्स करवा रहे हैं? हाँ, यस यस यस। ओके मैम। और कुछ बताओगे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ आपने कितना क्वेश्चन करवा दिया अभी तक? अभी तो आपने मेरी लास्ट क्लास में ली थी ना? यस मैम, ली थी मैंने। हाँ,
तो मैंने अभी तक वही रिवाइज कराया है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट। ठीक है, एक मिनट मैम, अभी 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 स्टार्ट ही हुआ है ना? हाँ 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 बिल्कुल। ओके मैम। ओके, अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक बात बताओ। अगर मैं आपको बोल दूं कि स्टेडी सिचुएशन है, स्टेडी सिचुएशन समझ में आती है कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, इंफिनिटी वाली बात, तब क्या होगा? तब क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा? तब मतलब आना तो नहीं चाहिए फिर मैम, मैम डी नहीं फाई बाई आना डी चाहिए। होगा ही नहीं फिर। तो यही इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट के जब आप ऐसे समझ लो आपने कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज कर दिए, कंप्लीटली चार्ज हो गए, अब भाई वो कंप्लीटली चार्ज हो गए तो वेरिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो खत्म हो गई ना। यस मैम। वैनिश्ड। और अगर कॉज ही वैनिश होगी तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ही क्यों करेगा? और कोई रीजन बताओगे इसका, और कोई मतलब प्रॉपर्टी आपको हो? मैम ये कंडक्शन करंट के इक्वल है। वेरी गुड, इक्वल है, बिल्कुल है। और इसी चीज को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो वेरी नाइस साक्षी, बहुत बढ़िया। आप याद रखेंगे IC इज इक्वल्स टू ID, इसी से प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने करंट की प्रूफ की थी कैपेसिटर के थ्रू। ओके मैम कितनी स्लाइड हो गई? कितनी स्लाइड हो गई बच्चे? इट इज 8th स्लाइड। वैसे टेंशन की बात नहीं है, इससे पहले ना मैंने वही चीजें कराई हैं जो हमने लास्ट क्लास कर लिया था, तो रिकैप ही था वो। ओके ओके मैम। हाँ, आप यहाँ से देख लो, यही बल्कि नया है। मैंने तो आप लोगों को मॉडिफिकेशन भी करा दिया था, बायो वाले हो ना? हाँ मैम। यस मैम। आपको ये वाला भी मैंने करा दिया था, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ही नया है। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो आगे चलना। जब बायो वाले यही है तो फिर आगे ही पढ़ा दो। हाँ तो आगे तो पढ़ा रही हूँ। मतलब मैम चले फिर आगे। कल की क्लास छोटी हो जाएगी। नहीं नहीं, कल की क्लास छोटी नहीं होगी, कल इसमें मतलब चीजें बहुत हैं। एक्चुअली लगता है कि छोटा सा चैप्टर है, पर इसकी 2-3 बातें जो मैं चाहती हूँ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करनी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो मैं चाहती हूँ जब मैं जितनी बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूँ ना, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फील आए। ठीक है, तो कर लो। और बल्कि ऑप्टिक्स के लिए ना 2-3 चीजें मैं और बताऊंगी इसी में, जैसे इंटेंसिटी, जैसे कि पॉइंटिंग वेक्टर, और है बहुत सारी चीजें, तो आपको फील आएगा। और प्रोपोगेशन भी। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेसिकली। चले आगे, इफ यू ओके विद दिस। ठीक है मैम। मैम चलिए। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा राइटिंग के लिए माफी है ना। और क्वेश्चन वाज लाइक कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है, उसके बीच दो प्लेट्स के बीच सेपरेशन आपको स्मॉल d से बताया है, और बोला कि हमने उन्हें चार्ज किया विद अ कांस्टेंट करंट I। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिमाग में बात डाली। अब आपसे बोला कि कंसीडर अ प्लेन सरफेस एरिया A/2। देखो प्लेट का एरिया A है, उससे हमने बिल्कुल हाफ एरिया कंसीडर किया विच इज पैरेलल टू द प्लेट्स, और हमने क्या कहा कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट कितना निकलेगा। मुझे पूरे रीजन से मतलब नहीं है, मुझे उस छोटे से रीजन से मतलब है, उसमें से कितना निकलेगा। क्वेश्चन ऑप्शंस आपके सामने है, I/2, I/4 एंड I/8। और अभी समय हो रहा है 7:34। आप लोग 7:36 पे बता चेंज इन दीजिए। फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स तो सेम ही रहेगा ना, मतलब पूरी प्लेट के लिए। देखो अभी आप करो, ठीक है, अभी मैं 2 मिनट तक कुछ नहीं बोल रही, उसके बाद में बता। अब जिसका भी आंसर आ जाए प्लीज अपने पास तक ही रखना, बाद में बात करेंगे। बस एक चीज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की 4th प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। हाँ जी बच्चे। मैम हो गया। ओके ओके, जस्ट वेट, समय तक का मैं वेट करते रहा।
ओके यशवीर, वही ओके टाइम हो गया। तो मेरे पास यशवीर और साक्षी, दो बच्चों ने बोला है। बाकी साक्षी आप बताओ, मैम पहले done. आपने बोला था। मैम ऑप्शन बी। ओके हरलीन आप बताओ। मैम ऑप्शन है। ओके यशवीर आप मैम बताओ। ऑप्शन सी। मैं भी ऑप्शन मैम, ए के option सभी B. जाऊंगा मैम। मैम ओके ए ऑप्शन ही बी। आ रहा है। ओके वेरी नाइस, तुम सबने सारे ही कर लिए हैं। एक मिनट थोड़ा सा आइडिया ले लूं कि मैम कितने एक ने बच्चे किस सी भी ऑप्शन बोल के साथ दिया। जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तो मैं कह रही हूँ सारी सेलेक्ट कर लो। ने सी भी बोल दिया। मैम बी। ओके ठीक है, आई गॉट सो मेनी आंसर्स। और सबसे अच्छी बात है कि किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया है ना। तो मैंने एक पोल लॉन्च किया है, आप उधर आंसर कर दो ताकि मुझे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का आइडिया मिल जाए। मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना एरिया की। ओके आई डोंट नो अबाउट इट। अभी पहले फटाफट से आप मार्क कर दो, एक वोट आई है, सारे बच्चे मार्क कर दो। ओके 6 हो गई, 6 नहीं 8, भाई साहब बहुत बढ़िया। 10, 2 और दे दो कोई वोट। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। ठीक है मैम हाँ जी बच्चे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मैम गुंजन नहीं आया आज क्लास में। हाँ मेरे को आवाज सुनी आई इसकी, एक बार मैसेज डाल दो। मैम वो बायो का ही स्टूडेंट है ना। हाँ 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 अगर उसकी क्लास नहीं है, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि कुछ बच्चों की बायो की क्लास नहीं है, मैम बायो की इसलिए कैंसिल हो गई क्लास। हाँ जिनकी कैंसिल है सिर्फ बयाना कभी कोई क्लास छोड़ के आ जाए। नहीं 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 ऐसे नहीं। ठीक है चलो, अब मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट की, इस क्वेश्चन के थ्रू ही आने की। वो प्रॉपर्टी ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो करंट डेंसिटी आती है ना, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, करंट डेंसिटी क्या है आपको, करंट पर यूनिट एरिया। हाँ जी बाय बाय। हाँ, तो मैंने अगर आपसे बोला, थोड़ा सीधा बनाते हैं अगर मैंने आपसे बोला कि ये जो प्लेट है हमारे पास, इस पूरे का एरिया ए है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या मतलब कंसिडर करना है A/2 वाला एरिया, इतना एरिया। ठीक, बाकी से कितना करंट जा रहा है हमको मतलब नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि J इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन ए एरिया। ये हो गया जब हमने पूरा एरिया माना। अब अगर मैं हाफ भी मान रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ कम हो गया होगा, एरिया हाफ हो गया, बट इनकी करंट डेंसिटी सेम रहेगी। तो आप दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ लिख सकते हो, ID by A is equals to 2I मैम prime सेम D। कैसे हो जाएगी, ये तो एरिया ही हाफ हो गया। बेटा ऊपर भी तो चेंज कर दिया ना, I प्राइम लिख दिया, हमें वही तो निकालना है। तो देखो A से A कैंसिल, और यहाँ पे आपको मिल गया I प्राइम D is equals to ID by 2। अब उन्होंने बोला कि आपने ये जो कैपेसिटर है इसको I करंट से चार्ज किया है, तो आई गेस I इज द कंडक्शन करंट विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो इसीलिए आपके पास म्यू वाला करंट कितना आ गया, I/2, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। कोई दिक्कत किसी को? मैम इसे नो मैम, बस मैंने ये लॉजिक नहीं लगाया था। हाँ एक फिर से बोलो। मैम मैम इसे मैंने लॉजिक नहीं लगाया था। तो लॉजिक में लगाया था, ठीक है। आप ना अब इसको फोर्थ प्रॉपर्टी डाल के याद कर लोगे। ओके मैम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते? बड़ा सिंपल सा है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, करने को तेरा लॉट ऑफ वेस्ट है ना। पर जितना डेटा गिवन है उसके हिसाब से देखो 2-3 लाइन में आंसर आ गया। थोड़ा सा अपने Yes. कॉम्पिटिशन वाले हिसाब से लेके चलेंगे। एक और क्वेश्चन करना फिर। यहाँ पे बोला है the voltage between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance 1 microfarad is changing at the rate 5 volt per second. What is the displacement
करंट इन द कैपेसिटर। क्वेश्चन समझ में आया? दो पैरेलल Yes, प्लेट ma'am. कैपेसिटर हैं जिनका आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, उनमें जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो 5 वोल्ट प्रति सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। तो अभी टाइम है 1941, आप लोग 1943 तक बता दीजिए। हो गया। ओके, बट स्टिल यू हैव टू वेट एंड आई लॉन्च द पोल। ठीक है, उसका आंसर मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, एक सेकंड। ठीक है, यस मैम, डन। ये वाला। देखो पोल लॉन्च हो गया, जिन बच्चों का आंसर आ गया वहां पे आप आंसर कर दो। ओके, टाइम तो हो गया, बट स्टिल आई गॉट 5 वोट्स। अगर आप चाहते हो तो 1 मिनट और ले लो, है ना, फिर बढ़ जाए। ओके, ठीक है, 8 वोट्स आ गए, फाइन। ओके, ठीक है, चलो सब बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, विच इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखते हैं ये आया कैसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है दैट इज 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, रख लेते हैं। और क्या दे रखा है कि जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज को मैं चेंज करने को डीवी बाई डीटी बोलूं क्योंकि रेट ही दिया हुआ है 5 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट अपने को निकालना। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन आपने क्या पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी, यस मैम। राइट? यस। फाई ई को आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे हमें थोड़ा ऐसी फॉर्म में लेके जाना है जिसको हम कनेक्ट कर सकें। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप एक बात बताओ, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है? एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट ए बाई वेरी नाइस। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, ए बाई डी का हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक चीज तो ये हुई, दूसरी चीज आपको डीवी बाई डी दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, डीवी बाई डी को यूज करने के लिए उसको लाना तो पड़ेगा ना टर्म, मतलब एक्सप्रेशन में कैसे लाएंगे? तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज ये दो चीजें रिलेटेड होती है ना? और किस तरह से रिलेटेड होती है? E is equal to E minus into S बराबर ऐसे ही पढ़ते हैं ना, V is equals to E into D।
अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस इज पॉजिटिव थे, ठीक है। अब ई को कैसे लाऊं एक्सप्रेशन में, क्योंकि यहाँ से डी भी आ गया और बी भी आ Q गया। by epsilon naught A लिखते हैं गॉस लॉ से। फ्लक्स होता है आपका E इंटू डी ए, यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ से अब मैं अगर आपको ए एरिया दे दूं पूरा, तो इंटीग्रेट क्यों करना? तो हम याद है हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लेते थे जिसमें कॉस लॉ इफेक्टिवली यूज कर सकते थे कि दोनों के बीच एंगल 0 हो ताकि कॉस 0 हट जाए, है ना। और एक ऐसा शेप हम लेंगे जिसका हमको पता हो आइडिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई ए फ्लक्स की जगह। बोलो, ऐसा हमने कई क्वेश्चंस में किया है, याद आ रहा है? यस मैम। यस। तो आई गेस एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, और ई को आप लिख सकते हो वी बाई डी, जिसमें से टी कांस्टेंट। बाहर आपके पास बच गया टी वी बाई डी टी। आई गेस अब आपके पास सारा बुझा दिया। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपने मुझे बताया कि ये कैपेसिटर होता है, तो वो आपको 1 माइक्रोफैराड दे रखा है, 10⁻⁻⁶ लिख दो। डीवी बाई डी टी आपको 5 दे रखा है, आप इसको 5 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं, व्हिच इज योर ऑप्शन ए, राइट? हाँ जी बेटा बोलो दीपक। मैम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि V को Q बाय C पुट कर दे और फिर D Q बाय dt करंट आ जाएगा? हाँ डी क्यू बाई डी सी, लेकिन ये भी लाना ना, जो क्वेश्चन गिवन है, जो मतलब जो चीजें गिवन है उसको यूज करना पड़ेगा ना, डीवी बाई डी वाली चीज। मैम V को इंटीग्रेट वो चेंज कर देते हैं ना, उससे Q बाय C से रिप्लेस कर देते हैं, फिर D Q बाय dt करंट हो जाएगा और C कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, वैसे भी आ सकता है, फिर आप उसको डिस्प्लेसमेंट करंट से पिला सकते हो। वेरी नाइस। मैं थिंक इसकी हाँ ठीक है, वो भी एक तरीका है, अगर आपके दिमाग में उतना आ गया तो दैट इज वेरी गुड। और मुझे लगता है कि वो आ गया तो ये वाला तरीका तो काफी इजी पड़ जाएगा उससे, है ना। थोड़ा सा Yes, इजी ma'am. इफेक्टिव वैसा वाला तरीका लेके जाएंगे, क्योंकि अगेन हम चाहते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आता है तो जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि जो नहीं आता वहां वो वाला दिमाग लगा पाए। एक ये वाला क्वेश्चन करना। ओके मैम। दैट इज 1948, है ना, अभी टाइम हो रहा है, आप पढ़ लो कर लो आराम से, 1951 तक कर लो। आई गेस 2 मिनट ज्यादा जल्दी हो रहे हैं, और मैं इसके लिए भी ना पोल लॉन्च करूंगा, खुद ही आंसर देते। मैम एक बार पीछे वाला दिखाना क्वेश्चन। मैम आपने पोल जनरेट कर दिए हैं क्या? हाँ जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन देखना है? इससे पीछे वाला। राइट,
Okay. मैम डन। ठीक है, मैं कराऊं अभी? यस मैम। ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हाँ, 7 रोज। ओके, इस बार बच्चों ने सब कुछ सिलेक्ट किया है, ए बी सी डी, ए और बी सी को अपने को कितनी वोट्स मिली है? एक एक, पर मैक्सिमम वोट्स सही वाले को मिली है, बच्चे गुड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने अभी जो ये वाला क्वेश्चन किया ना, इसमें इस स्टेप पे आपको एक एक्सप्रेशन मिला है, राइट, जिसको आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ डीवी बाई dt। ओके, अब ये वाली जो चीज है ना, इसको आप एज अ फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, इसको एज अ फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर दो। हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट हमको कितना दे रखा है, पहले कैपेसिटेंस दिस, कैपेसिटेंस दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁶ dV बाई dt हमसे पूछा गया है, और आई गेस आपको डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है 100 मिली एम्पियर व्हिच इज दिस। ठीक है, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, तो dV बाई dt हमको मिल जाएगा। एनटी पे है ना, 20 आ रहा है, और Yes, नीचे ma'am. इधर 20 बचेगा हमारे किलोवाट। पास 10⁻³ नीचे बचेगा, which become 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड, यानी कि 20 किलो वोल्ट पर सेकेंड। ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ए बी और सी मार्क किया था, क्या उनको क्लियर है? मैम बट मैंने तो अलग ही तरीके से किया था। ओके, चलो कोई इशू नहीं, अलग तरीके से किया, लेकिन एक बार बस ये देख लेना कि ये काफी इंपॉर्टेंट और इजी सा फॉर्मूला है which will help you a lot। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। करेक्ट हो गया आंसर, इस बात की खुशी है। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, आगे चले। यस मैम। देखो, अभी ना हमने कुछ एग्जांपल्स यूज किए थे। ओके, हमने जो एग्जांपल्स यूज किए थे, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अपने पास एक कॉपर का स्फेरिकल शेल है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हमने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग दिया था, और आपको क्या मिला था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, और कुछ इस डायरेक्शन में मिला, है ना? यस मैम। ऐसा कुछ आपको ऐसे मिला था, कैसे मिला था? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है मैम ऐसे ही था। ना, ऐसे नहीं, ये वाला ऊपर की तरफ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से नीचे आ रहा था, बट ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ। उसके बाद लेफ्ट वर्ड था, नो मैम राइट वर्ड था, देन फिर नीचे डाउनवर्ड जाएगा ना, अरे हाँ, करंट इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, राइट वर्ड था इसमें, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव डाउनवर्ड करते हैं, जाएगा। है ना? यस यहाँ पे मैम। आके इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, यस मैम। फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो ये नीचे जाएगा। डाउनवर्ड हो जाएगा। यस मैम, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए, ये चीज थी। अब एक बात देखो आप, एक ये वाली ऑब्जर्वेशन थी, एक मैंने आपको वो कैपेसिटर वाला बताया था जो मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में आया था, Yes, कि ये हमारे पास प्लेट है, राइट, और इसमें ये वो वाई वाला पॉइंट था, याद है, जिसके Yes, पास ma'am, मैग्नेटिक याद फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही थी, समथिंग लाइक दिस, है ना? ऐसे थी ना, बाहर आते Yes, हुए इस तरीके yes, से। तो बेसिकली यहाँ से तो आ रही है बाहर, और यहाँ जा रही है अंदर, है ना? ऐसा था। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी, तो आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो आपका केस नंबर 1 है, और ये आपका केस नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ, केस नंबर 1 में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे एक मैग्नेटिक चीज फील्ड और तो है, चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये यस वेरी नाइस, ये दोनों बातें ही इंपॉर्टेंट है। दोनों बातों का यहाँ पे मतलब फैक्ट है कि मैग्नेटिक
यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, एक सेकेंड, produces electric field perpendicular to it, right? यही complete observation है ना? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा केस थर्ड के बारे में भी जरा बता दो, तो केस थर्ड के बारे में क्या बताओ? मैम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। Very nice, Anshika. Variable electric field produces the magnetic field perpendicular to itself, right? तो ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, चाहे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हो या मैग्नेटिक फील्ड हुआ हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना? इस सारी बातों से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात मिली वो ये मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक वेरिएबल होगा, एक इंड्यूस होगा, और एक के वेरी होने से दूसरा इंड्यूस हो रहा है। बेटा यही ईएम वेव है, यही तो ईएम वेव है, देखो, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैम ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी, देखो दिख भी रहा है ना, ई वाला वेक्टर ब्लू है, बी वाला वेक्टर रेड है ना, कलर कोडिंग के हिसाब से। 3D में लाया मैं आपको। यस, तो यही तो, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, और बल्कि ये वेव अगर आप फील करोगे तो एक्स में आते हुए है। थोड़ा सा इसको बनाना मुश्किल है, बट अपन बना लेंगे फिर भी। मैम डायरेक्शन कौन सी जाएगी? जेड में? मैं बता दे, देखो आप देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड आपको जी डायरेक्शन में दिख रहा है, रेड वाला वेव, ये सुनो। ब्लू वाला वेव आपको वाई में दिख रहा है, ओके, और ये वेव चल एक्स में रही है। समझ में आया? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट इज ईएम वेव। ठीक है, अगर मैं ईएम वेव की बात करूं, एक्स को उसको डोनेट कर रहा है, फिर एक्स वेव की डायरेक्शन को, वेव के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम वेव्स का जो मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है। हाँ, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो ना उस चीज को, एक्स की तरफ आते हुए नहीं है, पूरा डिस्टर्बेंस जो है ये एक्स की तरफ ही तो मूव कर रहा है, कंबाइंड परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और उस सब की परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रहा है। ये वाला सिचुएशन, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो इट्स लाइक दिस, है ना, ये वाला सिचुएशन चल रहा है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए, अब मैंने कहा था कि आई नो मैक्सवेल्स इक्वेशन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही नीट का, ना ही जेई का, बट ये एक सबसे सिंपल वे है अब तक का आपने जो पढ़ा, मतलब सिर्फ ईएम वेव्स नहीं, आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स, एंड देन ईएमआई, सबका ये क्लब है, कंक्लूजन है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जस्ट फॉर रिविजन या डिस्कशन से, आई कांट जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, दूसरी चीज, मैक्सवेल ने जब ये पेपर दिया ना, 4 इक्वेशन दी, तो उन्होंने कहा कि इस 4 में से एक भी इक्वेशन मेरी नहीं है, आई जस्ट conclude whatever the people said। जिन्होंने बहुत सारी बातें करी उसको सिर्फ मैंने conclude कर दिया, that's it। और conclusion भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आई गेस आपने पता नहीं एनसीईआरटी की स्टार्टिंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, 11th क्लास की, उसमें लिखा हुआ है कि यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्स इज स्टिल द ओपन टॉपिक ना, बेबी ग्राउंड वो खाली है कि लोग उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूनिफाइड कर दिया था, सारी वेव्स को। देयर आर सो मेनी वेव्स ना, अल्ट्रासाउंड, वो सॉरी, यस मैम। यूवी रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज, Gamma rays, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज, देयर आर सो मेनी waves। He combined all of them and named them as electromagnetic wave, right? तो वो यूनिफिकेशन वाला काम है यहाँ पे। तो सबसे पहले, और उन्होंने अपने पेपर में वाली बात बिल्कुल क्लियरली लिखी थी, सबसे स्टार्टिंग में लिखी थी कि भाई इनमें से एक भी मेरी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो वेव अपना इक्वेशन दिया, उसका नाम, मतलब नाम जो था या जो फैक्ट था, वो था गॉस का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी ही है, क्या पढ़ा है आपने?
flux कि E dot closed dA integral Q of dot ds equal to Q upon me, you know. Q by epsilon naught. ADS epsilon naught. yes, right, this is the flux. यही इनका फर्स्ट इक्वेशन है। इन्होंने वही वाली बात एक्सप्लेन करी, वही वाली बातें थी, चेंज कुछ नहीं है कि किसी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उससे निकलने वाला फ्लक्स 1/epsilon टाइम्स होगा उस चार्ज, ठीक है। और आप इस सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल सकते हो कि कितना है उसमें, इस सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। थोड़ा सा इसे दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और थोड़ा ना ये नेमिंग का ध्यान रखना है, इसको फर्स्ट यही बोलना, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद फिर इन्होंने सिमेट्री के चलते हुए सेकंड इन्होंने जो इक्वेशन उठाई दैट इज एम्पेयर लॉ। ओके, एम्पियर सर्किट लॉ भी नहीं था, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, God of magnetism. एम्पियर सर्किट लॉ भी आएगा। और पता है बहुत सिमेट्रिकल इन्होंने मतलब ऑब्जर्वेशन की और दी। एक सेकेंड, ओके, तो इनका ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल था एंड ही सेड कि B डॉट DA, ठीक है, B डॉट DA ऊपर था E डॉट DA इज इक्वल्स टू 0। किसी भी, वैसे तो मैंने क्लोज रिंग बना दिया बट फिर भी, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमेशा 0। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई? मैम क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मैम क्योंकि मैग्नेटिक वेरी गुड प्रणव चंद्र, बहुत सही बोला आप लोगों ने, मतलब मोनोपोल बिल्कुल। एक्सिस नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, ये बात इस चीज को बताइए। Yes, ma'am. और अपने को पता है कि वहां पे हमारे वो चीजें एग्जिस्ट कर जाती हैं, इलेक्ट्रिक वाली चीजें। मैम इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है ना। हाँ, सिंगल मतलब एक्सिलेटरी वाली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये क्लोज सरफेस है, इसका एक और एग्जांपल मतलब एक और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखी हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपको पता है एक तरफ से फ्लक्स निकलेगा दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। Yes, ma'am. बेसिकली जितना इन हुआ उतना ही आउट भी हो गया, राइट। आपको पता है कि क्लोज लूप्स बनाते हैं, तो बाहर तो कुछ फ्लक्स आया ही नहीं ना क्लोज सरफेस के, ये सुनो। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई प्लेस दिस मैग्नेट, जैसे कि क्लोज सरफेस ये है आपका और मैं एक मैग्नेट यहाँ बाहर रखूं, अब मुझे बताओ इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा या नहीं होगा, नॉन जीरो? मैम 0 ही होगा। एक मिनट बताओ, मैम कितने लोग बोल रहे हैं? मैम नॉन जीरो होगा। ओके, कितने लोग बोल रहे हैं कि 0 होगा? वो हैंड रेज करो पहले। ओके, प्रणव, साक्षी एंड अजय, विशाल, यशवीन, ममता, ठीक है, 7 लोग बोल रहे हैं। और कितने बोल रहे हैं कि नहीं होगा? चार लोग बोल रहे हैं। ओके, अच्छा 3 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं, तो ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इससे निकलने वाला भी 0 होगा। और पता है इसका रीजन क्या है? देखो, ये तुमने कहा कि मैम यहाँ से तो ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कोई फ्लक्स जा रहा हो, आप कहो तो यहाँ पे नॉर्थ बना लो, कुछ भी कर लो, आप बोल दो कि ऐसे आ रहा है साउथ की तरफ ना। तो एक बात बताओ, जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही तो फ्लक्स लीव कर गया, यस है मैम। ना। अब अगर आप फ्लक्स Yes, इन को ma'am. पॉजिटिव बोल रहे हो तो आप फ्लक्स आउट को नेगेटिव बोल दो, ये सुनो। तो ये वाली चीज हमेशा ट्रू रहेगी। और बेटा यही इक्वेशन था मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर बातें थोड़ी आगे चली और फिर हम पहुंच गए थर्ड इक्वेशन पर। एम्पियर सर्किट लॉ। थर्ड इक्वेशन था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आई गेस मैंने आपको कल वाले लेक्चर में मतलब जो भी आपका ईएम वेव्स का फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताई थी कि हम इस तरह से तो जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू -d∅b by dt,
राइट, ये तो हमको पता है। Yes, आप ma'am. ईएमएफ को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई डॉट डीएल। ये सुन Yes, ma'am. बेटा, यही मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। Yes, ma'am. यस, और इससे उन्होंने क्या मतलब हमारा फैराडे लॉ वो वाला कर दिया कि वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस वाली बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और फोर्थ पॉइंट था इनका खुद का जिसमें कंट्रीब्यूशन था, एंड दैट इज एम्पियर MPS. मैक्सवेल्स लॉ, है ना, वो मॉडिफाई हो चुका था ना, तो यही वाला यूज किया कि B डॉट DL is equals to mu naught I plus epsilon naught d phi E by dt, right? This is the fourth equation. Next. कोई दिक्कत किसी को? ठीक, ओके। तो ये 4 इक्वेशन है जिसमें आपका पूरा सारा कुछ कवर्ड है, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और हम लोग अगर देखें तो प्रैक्टिकली हम इन्हीं के बेसिस पे करते हैं। तो जो उनका बस पॉइंट था कि आप एक पेज पे सब कुछ लिख सको, है ना, वो पॉइंट जरा आप मेरा प्रूफ करा दो। हाँ, मैं यहीं पे लिखती हूँ सारी, आप मुझे बता दो एक बार सारी इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बता दो क्या है। E डॉट ds बराबर q by epsilon। E dot dA is equal to Q by epsilon naught. ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? मैम b डॉट dl मतलब b डॉट da बराबर 0। Is equal to 0. Not DL, it's DA, na closed surface. DA मैम। What about the third one? Integral of P dot DL is equal to minus d phi by dt. Minus equal to minus d d phi phi by dt। upon dt. Very nice. What about the fourth one? इंटीग्रल b डॉट Line dl integral of B P dot dot dl DL is equals to mu mu naught naught times of b I dot plus dl equals to mu naught epsilon ब्रैकेट naught में d phi I by dt. plus epsilon naught d है e upon dt। Very nice. बहुत बढ़िया, ठीक है। यही है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, इट वुड बी वेरी नाइस। ओके, ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन क्योंकि आप सभी हो, और वो ये है कि कल के लिए हम लोगों का एक एक्स्ट्रा सेशन है। लिंक आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली 2:30 बजे तक भेज दूंगी, और टाइमिंग है उसकी 3 to 5, ठीक है। और मेक श्योर करना कि आप ना इसमें प्लस माइनस 15 मिनट का सोच कर चले, ठीक है। लास्ट मैम प्लस माइनस 30 मिनट सोच ले। चलो वो भी वो अच्छा है, एरर प्लस माइनस 15 मिनट। ठीक है। और टॉपिक रहेगा ईएम वेव। आई ट्राई माय बेस्ट कि हम ईएम वेव पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि हम लोग नेक्स्ट मतलब जो हमारा वीक स्टार्ट होगा उसमें ऑप्टिक्स स्टार्ट, ठीक है। और ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने के बाद ऑप्टिक्स पढ़ने। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।